डेट है आज 12 जुलाई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में, जिसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना भूमि पेंडुगा। भूमि पेंडुगा एक सेलिब्रेशन है, त्योहार है, फेस्टिवल है ये, जो कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में एवरी ईयर, हर साल मनाया जाता है। कब? फार्म ऑपरेशन के स्टार्ट होने से पहले। फार्म ऑपरेशन का मतलब ये है जब ये खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल आप सबको पता है कब बोई जाती है? खरीफ क्रॉप्स बोई जाती है जून से सितंबर में। जून में लगभग बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है, जब ये मानसून सीजन होता है। तो इस मतलब हर साल इस टाइम पे फसल बोने से पहले ये सेलिब्रेशन होता है, भूमि पेंडुगा। और आंध्र प्रदेश में कौन सी प्रजाति मनाती है इसे? कोआ ट्राइब। तो कोआ ट्राइब मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति। करते क्या है इसमें त्योहार में? इसमें हंटिंग करते हैं। हंटिंग का मतलब शिकार। हंटिंग इसमें मैंडेटरी है इस फेस्टिवल में। और मैन करते हैं, याद रखना, वुमन हंटिंग नहीं करती हैं, आदमी करते हैं हंटिंग, यानी कि शिकार करते हैं ये जंगलों में। और ये मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, कंपलसरी है, अनिवार्य है हंटिंग करना। और हंटिंग करने के बाद जो भी कुछ ये पकड़ के लेके आते हैं, शाम के भोजन के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीस्ट या एवरी इवनिंग। फीस्ट का मतलब होता है त्योहार, उत्सव या शाम का भोजन, मतलब किसी टाइम का भी भोजन हो सकता है, भोजन भी होता है और त्योहार या उत्सव भी होता है फीस्ट का। यहाँ पे भोजन है, जब शाम का भोजन किया जाता है तो उस टाइम पे ये सभी फैमिली मेम्बर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी ये पकड़ के लेके आते हैं। और ये यूजुअली सेलिब्रेट किया जाता है जून के महीने में, क्योंकि इस टाइम पे फसल बोई जाती है। जून के महीने में, स्टार्टिंग में जुलाई के महीने में, इस टाइम पे फसल बोने से पहले ये सेलिब्रेट किया जाता है। यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। ये एक GIS बेस्ड पोर्टल है। पोर्टल का मतलब आप सब समझते हो क्या है? वेबसाइट होगी, एक वेबसाइट, जैसे google.com है आपकी वेबसाइट, ऐसी एक वेबसाइट होगी GI बेस्ड। GI का मतलब क्या है? GI सिस्टम। ये GI है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब ज्योग्राफी की सारी जानकारी देगी, इंफॉर्मेशन देगी, सूचना देगी, ऐसा सिस्टम है, ऐसा पोर्टल है ये। किस बारे में इंफॉर्मेशन देगी? इंफॉर्मेशन देगी भाई साहब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये सारी जानकारी देगी। किसको देगी? जो भी इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसके बारे में जानकारी देगी उसको सारी। कनेक्टिविटी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कि किसी कंपनी में कितनी बिल्डिंग बनी हुई है, क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या उसमें सामान है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है उस कंपनी के आसपास, या कोई वहाँ पे टेरेन कैसा है, मतलब वहाँ पे ज़मीन कैसी है, ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, पहाड़ है या प्लेन एरिया है, कैसा है। प्लॉट लेवल की इन्फॉर्मेशन देगा सारी। वैकेंट प्लॉट है क्या, वहाँ पे कोई खाली प्लॉट पड़ी हुई है, लाइन ऑफ एक्टिविटी कैसी है, कॉन्टैक्ट डिटेल कैसी है, सारी जानकारी इस पे प्लेटफॉर्म पे, पोर्टल पे मिलेगी। यानी कि वन स्टॉप रिपोजिटरी ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सारे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। वन स्टॉप सिस्टम है, पोर्टल है ये। और ये सर्व करेगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या है? कोई भी मान लो किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है या कहीं पे कंपनी खोलना चाहता है, सारी लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे। इसमें अराउंड 4000 इंडस्ट्रियल पार्क मैप्ड किए जाएंगे। मतलब इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब है जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप है, वो इंडस्ट्रियल एरिया। ऐसे 4000 इंडस्ट्रियल एरिया को मैपिंग की जाएगी। जैसे आपका इंडिया का मैप है जी भाई साहब, अपना इंडिया का मैप है, इसके इंडिया के मैप में पता लगाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, पता लगा लेते हैं ना मैप से ही। ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ का मैप होगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के कौन से पार्ट में है। इस पोर्टल पे सारी मिलेगी, लगभग 4000 इंडस्ट्रियल पार्क। और इनमें लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इंक्लूडेड होगी, जो दिसंबर 2021 तक ये इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, सारा मैप तैयार कर दिया जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये पोर्टल कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करेगा? DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है ये जरूर याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये काम करता है ये डिपार्टमेंट। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है अपना डीलिमिटेशन इन जम्मू कश्मीर। अभी देखो जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन स्टार्ट हो गई है। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डीलिमिटेशन का मतलब होता है निश्चित करना। निश्चित करना, क्या निश्चित कर रहे हैं इसमें? इसमें निश्चित कर रहे हैं सीट निश्चित कर रहे हैं, और सीट का एरिया
और एरिया किसके बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे। अब आप एक बात बताओ, ये देखो ये अपना हिंदुस्तान है, बहुत गंदा मैप बना है, दूसरा बना देते हैं। ये अपना हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है मान लो। यहाँ पे क्या है देखो, हिंदुस्तान में कितनी अभी लोकसभा की कितनी सीट है भाई साहब, कितनी सीट है, 543, 543 जिन पे इलेक्शन होता है, 543 सीट है। ये 543 सीट में यहाँ पे कुछ एरिया डिवाइड है, पूरी कंट्री में एरिया डिवाइड है कि इतने इस एरिया से एक एमएलए होगा, मतलब एमपी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस एरिया से एक एमपी लड़ेगा। ऐसे 543 कॉन्स्टिट्यूंसी, जिन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि एरिया, कॉन्स्टिट्यूंसी डिफाइन की गई है कि यहाँ से एक एमपी चुनाव लड़के आएगा। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा क्राइटेरिया हो कि इस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो हो लगभग 1 लाख, यानी कि एक एमपी जो यहाँ से आ रहा है 1 लाख लोगों ने वोट किया, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन मतलब 1 लाख है, 1 लाख को रिप्रेजेंट करता है ये पार्लियामेंट में। और जो मान लो यहाँ से आ रहा है यूपी बिहार से, यहाँ से मान लो ये एक कंस्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन है मान लो 15 लाख, 15 लाख लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बताओ क्या ये फेयर है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। एक एमपी तो 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक 1 लाखों को कर रहा है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी है यानी कि डिस्टिंक्शन है, अंतर है इनमें, डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मिटाने के लिए एक कमीशन बिठाती है गवर्नमेंट। हर सेंसस के बाद, हर जनसंख्या की गिनती होती है, सेंसस होती है हर 10 साल में, उसके बाद पार्लियामेंट लॉ बना के एक्ट बना सकती है, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। और उस एक्ट में एक कमीशन अपॉइंट करती है, डीलिमिटेशन कमीशन, जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन, या आप बोल सकते हो बाउंड्री कमीशन। ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि जो भाई साहब ये गैप है पॉपुलेशन का, ये नहीं होना चाहिए। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बराबर बराबर पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी कि किसी भी क्षेत्र से एक एमपी आए चुनाव लड़के, वो लगभग सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। यानी कि यहाँ मान लो 15 लाख है तो इनको डिवाइड करो आपस में, कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटो, यानी कि मान लो इधर दे दिया 5 लाख, इधर 5 लाख, इधर 5 लाख, या 10-10 लाख पॉपुलेशन ऐसे रिप्रेजेंट करेगा हर एक एमपी। यानी कि जो रिप्रेजेंट करेगा एमपी वो पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए हर एक एमपी के लिए। तो इसलिए डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है। अभी किसके लिए बैठाया है, अभी बैठाया भाई साहब जम्मू कश्मीर के लिए, अभी जम्मू कश्मीर के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या है ये पूरा डिटेल पढ़ते हैं इसमें। जम्मू कश्मीर के लिए देखो, जम्मू कश्मीर के लिए कमीशन बैठाया है कि जो इसकी फाइनल रिपोर्ट आई थी 2011 सेंसस की, 2011 की जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया था जम्मू कश्मीर के लिए ये। और ये क्या काम करेगा, ये टोपोग्राफी, डिफ़िकल्ट टेरेन, टोपोग्राफी का मतलब एरिया ही वहीं का, डिफ़िकल्ट टेरेन मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया इलाका, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के क्या साधन है, कम्युनिकेशन के क्या साधन है, संपर्क करने के क्या साधन है, कन्वीनियंस अवेलेबल क्या है। तो ये सारे सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की जा रही है अभी जम्मू कश्मीर में। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की टाइमलाइन है क्या, देखो फर्स्ट जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी जम्मू कश्मीर में वो 25 कंस्टिट्यूंसी असेंबली कंस्टिट्यूंसी हुई थी स्टेट में, और ये की गई थी, डीलिमिटेशन कमेटी बैठी थी 1951 में। 1951 में फर्स्ट जो डीलिमिटेशन कमीशन बैठा था, यानी कि डीलिमिटेशन कमेटी बैठी थी, और फर्स्ट डीलिमिटेशन की गई थी जम्मू कश्मीर के लिए, वो 25 असेंबली कंस्टिट्यूंसी सीट के लिए की गई थी। उसके बाद फर्स्ट फुल फ्लेज डीलिमिटेशन कमीशन कब बैठा था, वो 1981 में बैठा था जम्मू कश्मीर के लिए। मतलब जब पूरे जम्मू कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन किया गया था, और डीलिमिटेशन क्या होता हम पूरा जान चुके हैं ऊपर। तो डीलिमिटेशन किया गया था 1981 में पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन जो 25 के लिए किया गया था पहला डीलिमिटेशन एक्सरसाइज 1951 में किया गया था, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था। तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए 1981 में किया गया, और इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, सिफारिश 1995 में। और किसके बेस पे, जो 1981 में सेंसस हुई थी, जनसंख्या हुई थी, उसके बेस पे इसने 1995 में रिपोर्ट दी कि भाई साहब ये कंस्टिट्यूंसी हमने डिवाइड किए। इस कमीशन ने रिपोर्ट दे दी गवर्नमेंट को। 2020 में डीलिमिटेशन कमीशन ये सेटअप किया गया, 2011 की सेंसस के हिसाब से ये करेगा। इसमें क्या है, जो यूनियन टेरिटरी में आपको पता है 2019 में 5 अगस्त 2019 को ये जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर अलग है और आपका लद्दाख एरिया अलग है। लद्दाख में क्या है,
लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। पहले स्टेट था, अब स्टेट नहीं है। और लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी तो है, लेकिन इसमें असेंबली है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, विधानसभा भी होगी, यानी कि एमएलए चुन के आएंगे और वो इसमें बैठेंगे विधानसभा में, जैसे स्टेट में होती है। जैसे आपको दिल्ली में और पुदुचेरी में दी हुई है ना असेंबली, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी असेंबली थी। यानी कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के साथ साथ असेंबली भी होगी, एमएलए भी होंगे और सीएम भी होगा। तो 2011 की सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन हो रही है ये 2020 से, और इसमें जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे, इनको भी रिजर्वेशन दी जाएगी। इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सीट जो जम्मू कश्मीर की हैं वो पहले 83 थी, लेकिन उसको बढ़ा के 90 कर दिया गया है, 90 कर दी गई है अब वहाँ पे एमएलए की सीट। लेकिन इनमें 24 सीट अलग हैं जो पीओके के लिए डिफाइन की गई हैं। आप सबको पता है पीओके क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये भाई साहब अपना हिंदुस्तान है, और ये हिंदुस्तान है, और ये अपना जम्मू कश्मीर है। इतना एरिया ये पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और हिंदी में बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। मतलब पाकिस्तान के ये कब्जे में है ये हिस्सा, और इस लाइन को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो ये अभी है तो इंडिया का पार्ट है, पाकिस्तान के कब्जे में, तो इसके लिए भी 24 सीट रही हैं जो वैकेंट रहेंगी, खाली रहेंगी, क्योंकि इन पे इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कब्जे में है उसकी फोर्सेस तैनात है पाकिस्तान की यहाँ पे। तो ये वैकेंट रहेंगी असेंबली में, इनकी 24 सीट खाली पड़ी रहेंगी। अब ये डीलिमिटेशन कमीशन क्यों जरूरी है और क्या है? देखो, डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के लिए कहा गया है, ये 6 मार्च को बैठाया गया था सेंटर ने, ताकि लोकसभा और असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी को रीडिफाइन किया जा सके। क्योंकि लोकसभा के भी तो इलेक्शन होंगे ना भाई साहब जम्मू कश्मीर लद्दाख में, इनके लिए बैठाया था कि MP की भी कॉन्स्टिट्यूंसी आप डिफाइन करो, और जो असेंबली की सीट है यानी कि एमएलए के लिए भी कॉन्स्टिट्यूंसी डिफाइन करो, तो उसके लिए बनाया गया था। और 5 अगस्त 2019 को जब ये अबॉलिश कर दिया था स्टेट का स्टेटस और यूनियन टेरिटरी बनाया था, तो उसके बाद जो एक एक्ट बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके हिसाब से ये कमीशन सेटअप किया था, डीलिमिटेशन कमीशन, जो काम कर रहा है यहाँ पे डीलिमिटेशन का। अब डीलिमिटेशन होता क्या है और क्या कौन करता है, ये सब जान लेते हैं। वैसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया क्या होता है डीलिमिटेशन, आप यहाँ से डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो। डीलिमिटेशन का मतलब होता है means the process of fixing limit or boundary of territorial constituencies in a state that has legislative body। जिसके पास लेजिस्लेटिव बॉडी होती है किसी स्टेट के पास, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिफाइन करने के लिए, उसकी बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है। कौन करता है इसको? हु कैरीज आउट द एक्सरसाइज, कौन कंडक्ट करता है? डीलिमिटेशन को करता है पावरफुल बॉडी, एक कमीशन है जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन, या बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। और एक बात याद रखनी है, जो इसने डीलिमिटेशन ने फिक्स करके दे दी कंस्टिट्यूंसी कि इतने कंस्टिट्यूंसी में इतनी पॉपुलेशन है, यानी कि इसमें 10 लाख है तो इसमें भी 10 लाख है, इसमें भी 10 लाख, मतलब लगभग सेम होती है, लगभग सेम 10-12 आदमी या 1000 आदमी ऊपर नीचे रहते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं है, मतलब मोस्टली सेम रहती है पॉपुलेशन। तो ये जो भी डिसीजन दे देता है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट डिसीजन के, जो इसने डिसीजन दे दिया डीलिमिटेशन कमीशन है, उस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में भी केस नहीं चलाया जा सकता। ये आपको याद रखना है लाइन, कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट, यानी कि कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। और ये लाइन ऐसे भी लिखी हो सकती है, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसे भी लिखी हो सकती है। तो दोनों आपको देखना है, तो बिल्कुल सही है कि कोर्ट में इसका केस नहीं चलाया जा सकता। अब डीलिमिटेशन कमीशन जो बैठता है, कमीशन के मेंबर कितने होते हैं? देखो, एक एक्ट बनाया था डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002, यानी कि 2001 की सेंसस के बाद, क्योंकि पार्लियामेंट पावर देता है कि हर एक सेंसस के बाद पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना के ये डीलिमिटेशन कमीशन बैठा सकता है और एक्ट बना सकता है। तो 2002 में बनाया है ये, 2002 में, 2001 के बाद। तो इसके हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से डीलिमिटेशन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, 3 सदस्य। एक तो होते हैं भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या रिटायर जज, कोई जज सुप्रीम कोर्ट का अभी हो उसमें, या जज रिटायर हुआ हो, उसको बना देंगे, वो रहेगा इसका चेयरपर्सन, यानी कि अध्यक्ष रहेगा इस डीलिमिटेशन कमीशन का। और 2 मेंबर और रहेंगे, एक रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन रहता है इंडिया का, या फिर वो नहीं आना चाहता तो अपने जगह पे वो नॉमिनेट कर देगा, एक सदस्य नामांकित कर देगा, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर को।
इलेक्शन कमीशन होता है हमारा, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एक, और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो वो इलेक्शन कमिश्नर को भी नॉमिनेट कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहे तो। और तीसरा मेंबर होता है भाई साहब स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, मतलब जिस स्टेट में कर रहे हैं, मान लो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, या मान लो ये इसमें कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, तो पंजाब का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर है, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा। इस एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है जिस टाइम पे डीलिमिशन का प्रोसेस चल रहा है और उस टाइम पे जिस स्टेट में जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, जो भी आदमी, वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाता है इस डीलिमिटेशन कमीशन का, अगर उस स्टेट के लिए डीलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है तो ये इसके मेंबर होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या क्या प्रोविजन दी हुई है, देखो अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकता है डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, हर एक जनसंख्या के बाद पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, इनेक्ट का मतलब होता है कानून बनाना, लॉ बना सकता है डीलिमिटेशन एक्ट। और 170 नंबर का आर्टिकल अनुच्छेद ये बोलता है स्टेट्स के लिए भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी डिफाइन करने के लिए डीलिमिटेशन एक्ट बना सकता है आफ्टर एवरी सेंसस। समझ गए, तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेडिशन लॉ। जर्नलिस्ट कौन होते हैं आप सब जानते हो, जो न्यूज़ वगैरह रिपोर्ट वगैरह देते हैं, न्यूज़ चैनल पे रिपोर्ट देते हैं, आपको न्यूज़ देखते होंगे, आपको न्यूज़ सुनाते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, या जाके कहीं पे न्यूज़ वगैरह रिसर्च करते रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसने केस किया है सेडिशन लॉ के अगेंस्ट। सेडिशन होता है, क्या होता है इसका मतलब, राजद्रोह, हिंदी में बोलते हैं राजद्रोह, यानी कि देश के खिलाफ गद्दारी जो करता है उसे बोलते हैं सेडिशन का, सेडिशन देश के खिलाफ गद्दारी। तो ये जो सेडिशन लॉ है, कानून बना हुआ है सेडिशन का, मतलब एक प्रोविजन है आईपीसी में। जो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड कब बनाया था, ये भाई साहब अंग्रेजों को ज़माने को बना हुआ है, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, 1860 में बना था ये अंग्रेजों के ज़माने का आईपीसी। उसके बाद 1870 में देखो जब ये कानून बना था आईपीसी, उस टाइम पे तो ये सेडिशन के जो प्रोविजन नहीं थी, सेक्शन नहीं था इसमें, इस एक्ट में, इस कोड में, इंडियन पीनल कोड में, एक एक्ट ही है, कानून है, लॉ ही है, कोड बोलते हैं इसको, इंडियन पीनल कोड। तो तब तो इसमें नहीं था प्रोविजन सेडिशन का, लेकिन बाद में 1870 में जोड़ा गया। ये बात भी याद रखने की, जब ये लॉ बना, आईपीसी कोड बना, आईपीसी बना, इंडियन पीनल कोड, तब इसमें सेडिशन का जो प्रोविजन था या नहीं था, नहीं था, याद रखना, बाद में जोड़ा गया 1870 में, 1870 में जोड़ा गया। और किस में जोड़ा गया, 124 सेक्शन है उसमें ए जोड़ दिया, 124 सेक्शन ए जोड़ दिया इसमें ही, तो ये सेडिशन लॉ के नाम से जानते हैं इसे। तो अभी क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि शशि कुमार एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली सेडिशन लॉ के अगेंस्ट। उसने कहा भाई साहब इसको, सुप्रीम कोर्ट से कहा, सुप्रीम कोर्ट साहब कि गवर्नमेंट क्या है, सरकार ये इस लॉ को, सेडिशन लॉ को, इसको क्या है यूज कर रही है, बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यूज कर रही है। इसके अगेंस्ट डाला, किसके अगेंस्ट कर रही है यूज गवर्नमेंट, सरकार इस एक्ट को, सेडिशन लॉ को, जर्नलिस्ट के विरुद्ध को यूज कर रही है, मतलब उनको गिरफ्तार कर लेती है इसका चार्ज लगा के कि आपने सेडिशन क्या है, राजद्रोह क्या है, आपको इसके आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट। तो इसको यूज कर रही है सरकार जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, या कोई एक्टिविस्ट है, समाज सेवक, या कोई फिल्म मेकर है, फिल्म बनाने वाला, या कोई सिविल सोसाइटी है, उसके अगेंस्ट यूज करती है इसको। अब कंसर्न क्या है, कंसर्न ये प्रॉब्लम सेडिशन लॉ क्या कहता है, ये गवर्नमेंट इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज्ड अगेंस्ट क्रिटिक्स, जो कोई आलोचना करता है गवर्नमेंट की उसके अगेंस्ट यूज करती है, अरेस्ट कर लेती है उसको, जर्नलिस्ट को, सोशल मीडिया यूजर्स है कोई, मान लो फेसबुक, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ बोल रहा है, उसके अगेंस्ट यूज कर लेती है, एक्टिविस्ट के अगेंस्ट, कोई सिटीजन है नागरिक, उसके अगेंस्ट यूज कर रही है। तो ये क्या है, अभी देखो जो ये जर्नलिस्ट मीडिया वगैरह हाईलाइट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो मिसमैनेजमेंट रहा है, गवर्नमेंट का कोविड-19 के ड्यूरिंग मिसमैनेजमेंट रहा है, और जो अपने दुख प्रकट करते हैं मीडिया वाले, और लोगों का दुख प्रकट करते हैं मीडिया के थ्रू, जर्नलिस्ट क्या करते हैं भाई साहब, मेडिएटर की तरह, बिचौलिए की तरह काम करते हैं, लोगों का दुख पहुंचाते हैं गवर्नमेंट को पास न्यूज़ में दिखा के। तो ये जो हाईलाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के सामने अपने ग्रीवेंसेस, अपने दुख वगैरह, और ये जो मेडिकल हेल्प लेना चाहते हैं, एक्सेस लेना चाहते हैं, इक्विपमेंट, ड्रग या ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड रखते हैं, सहायता लेते हैं, तो इसको भी गवर्नमेंट ने मिसयूज किया है, इसको भी सेडिशन के चार्ज में लगा के और लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसा कहना है जिसने पिटीशन डाली है, शशि कुमार, जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। तो अब ये सेडिशन क्या है, ये वही है, सेक्शन 124A आईपीसी में ये बोलता है हु एवर, जो भी आदमी बाई वर्ड्स
शब्द के द्वारा या आइदर स्पोकन बोल के या रिटर्न लिख के या बाई साइन या इशारे ही करके। अब देखो इशारे करके कितनी दी गई है इसमें डेफिनेशन, या तो आप लिख के या बोल के, मतलब या किसी वर्ड से बोल के या स्पोकन या लिख के, या फिर आप किसी संकेत करते हो, या फिर संकेत भी नहीं करते, कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपका, विजिबल रिप्रेजेंटेशन है या अदरवाइज किसी भी तरह से आप हेट्रेट लाते हो, आपका कोई संकेत बोला हुआ लिखा हुआ कोई शब्द या साइन आपका हेट्रेड फैलाता है, हेट्रेड का मतलब घृणा फैलाता है, कंटेम्प्ट करता है, असम्मान करता है, या एक्साइट करता है, लोगों को भड़काता है, या अटेम्प्ट टू एक्साइट, या फिर लोगों को उकसाने का भड़काने का प्रयास भी करता है, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जो सरकार एस्टेब्लिश बाय लॉ है, कानून के हिसाब से जो सरकार बनी हुई है उसके खिलाफ आप अगर ये सब कुछ करते हो तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पनिशमेंट दी जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आजीवन कारावास, लगभग 14 साल की सज़ा होती है, आपको मिल सकती है। और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है 3 साल के लिए, और आप पे फाइन भी लग सकता है, आप पे जुर्माना भी लग सकता है। तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखो प्रॉपर तरीके से ये डिफाइन नहीं किया हुआ है कि सेडिशन की डेफिनेशन एक्चुअली है क्या, कि कौन कौन से लैंग्वेज, वर्ड, स्पोकन, रिटन या संकेत किस में सेडिशन में आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे, ये कुछ इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है। मतलब गवर्नमेंट जो कह देती है कि ये सेडिशन में है, उसे गिरफ्तार कर लेती है अपने हिसाब से ही, डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये एक परेशानी है इस लॉ में। तो नीड फॉर प्रॉपर डेफिनेशन, इसलिए प्रॉपर परिभाषा देने की ज़रूरत है, नीड है इस लॉ को डिफाइन किया जाए। इस पे कंट्रोवर्सी, विवाद चलता रहता है इसको लेके, क्योंकि गवर्नमेंट इसे यूज करती है, क्योंकि जो भी वोकल क्रिटिक्स होता है, जो भी मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है, कोई गवर्नमेंट ने स्कीम योजना बनाई है और उसमें कोई कमी और आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या है, इस सेक्शन को यूज कर लेती है 124A, और इसको यूज करके उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। समझ गए? तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉ जो है सेडिशन लॉ, ये हमारे आर्टिकल 19 के अगेंस्ट भी है, क्योंकि आर्टिकल 19 हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की आज़ादी देता है। और अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है इस बोलने की आज़ादी पे, तो हमारे आर्टिकल 19 में ही दिया हुआ है, आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में, कि जो भी इस पर लिमिट लगानी है, रेस्ट्रिक्शन या रोक लगानी है, इसके हिसाब से लगाई जानी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इस सेक्शन को यूज करती है इस आर्टिकल 19 को दबाने के लिए। और ये लॉ क्या है, ये बहुत सालों से डिबेट में है, जब से ये बना है लगभग, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था, कॉलोनी थी इंडिया ब्रिटिश का, तो 1860s में बनाया था ये, ताकि इसलिए बनाया था क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको दबाया जा सके, फ्रीडम फाइटर को दबाया जा सके। और इसकी क्या है, बहुत इस लॉ की बहुत तरीके से यूज भी किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। महात्मा गांधी जी को भी इस अरेस्ट किया था इस लॉ के अकॉर्डिंग, 124A के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू को इसमें गिरफ्तार किया था, और सबसे पहले किया था बाल गंगाधर तिलक जी को गिरफ्तार किया था, 2 बार किया था इनको तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, और 1897 में किया था। ये बहुत बार PCS वगैरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना है। सबसे पहले आर्टिकल, मतलब ये सेक्शन 124A है IPC का, इंडियन पिनल कोड का सेडिशन लॉ है, जो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी को गिरफ्तार किया गया था। और एक थे केशव महादेव बाल, इनको भी गिरफ्तार किया गया था इन्हीं के साथ। तो ये आपको याद रखना है। तो महात्मा गांधी जी ने भी इस एक्ट को डिफाइन किया था, कहा था कि भाई साहब ये जितने भी सिटीजन, जो नागरिक की आज़ादी को दबाने वाले लोग हैं, उनमें ये प्रिंस है, ये कोड, ये प्रिंस है, मतलब एक राजा है ये सेक्शन, कि किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और नेहरू जी ने भी इसको डिस्क्राइब किया था कि जो ये 124 सेक्शन A है, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब विरोधात्मक है, और ऑब्नॉक्शियस है, यानी कि बहुत ही घृणित है, घृणा फैलाने वाला है, ये लॉ है, जो क्या है, इसका किसी भी कानून में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और नेहरू ने ये बोला था, द सूनर वी गेट रिड ऑफ इट द बेटर, कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस कानून से छुटकारा पाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन देखो, नेहरू ने ये बात तो बोली, लेकिन आज़ादी मिली 1947 में, आज़ादी के बाद जब ये नेहरू ने ये बात बोली, तो फिर ये इसको रिपील क्यों नहीं किया, हटाया क्यों नहीं 124A सेक्शन को? अभी तक चल रहा है भाई साहब, इतने सारे प्रधानमंत्री आ गए, किसी ने नहीं हटाया इसको। गवर्नमेंट क्या है, इलीगल तरीके से, मतलब
एक तरह से यूज करती है लोगों को दबाने के लिए, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उसे ये यूज करती है। तो किसी भी प्रधानमंत्री जो भी आ गए, किसी ने हटाया नहीं है इसको, बोला कुछ भी हो जाए, समझ गए। अब रिलेवेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है इसके अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको याद रखने हैं, ये बहुत साल मतलब बहुत बार साल में यूज रहे हैं और बहुत बार न्यूज में आए हैं, तो ये आपको जरूर याद रखने हैं और ये नोट डाउन कर लीजिए। एक है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1962। 1962 का केस है ये, केदारनाथ सिंह का वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो भाई साहब, ये जो 124 सेक्शन है आईपीसी का, ये क्या है, ये इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए इसका, कि जो भी मान लो कोई वर्ड बोले, कोई भी कुछ बोले और वो गवर्नमेंट के खिलाफ भले ही बोले, लेकिन वो क्या है, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं फैलाता है। पब्लिक डिसऑर्डर का मतलब है कि एक तरह से जब लॉ एंड ऑर्डर सही से ना रहे किसी भी जगह पे, स्टेट में या कंट्री में, यानी कि विद्रोह हो जाए, वायलेंस हो जाए, मतलब रियोट्स हो जाए, दंगे प्रसाद हो जाए, तो अगर ये वायलेंस हो जाए, हिंसा हो जाए, तो ही वो समझा जाएगा सेडिशन यानी कि राजद्रोह, और फिर उसको पेनल्टी या सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होता है, उसके बोलने से किसी से भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता है, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होता है, तो उसे वुड नॉट बी पीनल, उसे सज़ा नहीं दी जाएगी, सज़ा नहीं दी जाएगी। एक केस है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 का। ये तब आया था कि एक, देखो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं पंजाब एरिया में, पहले बहुत सारे थे अब तो कुछ कम रह गए हैं, ऐसे लोग हैं वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग अलग नेशन, अलग राष्ट्र, अलग कंट्री। तो कुछ ऐसे लोग थे खालिस्तानी पीपल जिन्होंने नारे लगाए थे ये 1995 में खालिस्तान जिंदाबाद के। तो तब ये कोर्ट में केस गया था और उन पर सेडिशन का चार्ज लगा था, राजद्रोह का। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियरली शाउटिंग स्लोगन, मतलब मियरली का मतलब होता ओनली, और शाउटिंग का मतलब बोलना, यानी कि स्लोगन मतलब नारा, कि सिर्फ नारा लगाना, केवल नारा लगाना ही सेडिशन नहीं हो सकता जब तक उससे क्या है, कोई वायलेंस ना हो, कोई वायलेंस ना हो, कोई हिंसा ना हो, लोग भड़के ना, तो तब तक इसे क्या है, सेडिशन नहीं समझा जाएगा, विद्रोह, राजविद्रोह नहीं समझा जाएगा। तो ये कहा था कि जब तक वायलेंस ना हो, बोलना या नारा लगाना सेडिशन नहीं होगा। तो सेडिशन लॉ एक तरह से क्या है, ये मिसअंडरस्टूड किया जाता, मिसयूज किया जाता है टू मजल द डिसेंट। मजल का मतलब होता है मुंह बंद करना, और डिसेंट का मतलब है असहमति। कोई लोग अगर असहमत है, कोई असहमत है, तो क्या है, कोई भी असहमत है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए ये गलत तरीके से यूज किया जाता है सेडिशन लॉ। तो यही था इसके बारे में। आप इसके अगेंस्ट में, फेवर में लिख सकते हो, इसके अगर सेडिशन के रिगार्डिंग कोई मेंस में आ जाए या प्रीलिम में आ जाए। और फेवर में क्या लिख सकते हो, फेवर में लिख सकते हो कि गवर्नमेंट जो अनवांटेड पीपल हैं या अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट जरूरी है। और उसके अगेंस्ट में लिख सकते हो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट है उनके अगेंस्ट है, ये लिख सकते हो आप क्रिटिकली एग्जामिन में। नेक्स्ट है आपका WHO प्री क्वालिफिकेशन और इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। ये WHO आप सब जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो 1948 में बनी थी। पूरे वर्ल्ड वाइड, रिच और पुअर कंट्री हो या लोग हो, सबके लिए हेल्थ इंश्योर करने के लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। अभी क्या हुआ है, WHO की एक प्री क्वालिफिकेशन और इमरजेंसी यूज लिस्टिंग सिस्टम है। इसमें क्या है, जब भी कोई कंपनी वैक्सीन बनाती है या कोई कंट्री की वैक्सीन है किसी देश की, तो वो WHO में एप्लीकेशन डालता है कि हमें इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए इसे अनुमति दीजिए, ताकि हम किसी दूसरी कंट्री को बेच पाएँ और कंट्री में यूज हो सके। तो अभी ये कोवैक्स के लिए, जो कोवैक्स वैक्सीन है उसके लिए ये पिटीशन डाली थी इसकी सप्लाई के लिए। अभी तक क्या है, WHO ने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए 8 वैक्सीन को अनुमति दी है, अपनी 8 वैक्सीन को। और ये जो भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन, इसमें अभी लेगी, डिसीजन लेगी इसके लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में इसको यूज करना या नहीं करना। तो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग है क्या, इमरजेंसी लिस्टिंग जो है, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर क्या है, ये रिस्क बेस्ड प्रोसीजर है, मतलब जोखिम होता है इस प्रोसीजर में क्या रिस्क होता है, इसमें क्या जोखिम होता है, ये होता है कि भाई साहब कोई भी जैसे वैक्सीन है, अनलाइसेंस वैक्सीन है या थ्योरोप्रेटिक और इन विट्रो डायग्नोस्टिक हुआ है उसका, कहने का मतलब इन विट्रो का मतलब होता है कि टेस्ट ट्यूब वगैरह में जांच करना, डायग्नोस्टिक करना। थ्योरोप्रेटिक का मतलब थेरेपी वगैरह के लिए यूज होना कोई सिस्टम।
तो ऐसे कोई मान लो अनलाइसेंस वैक्सीन है जिसको लाइसेंस नहीं मिला है, तो उसको मान लो चाहिए WHO से परमिशन चाहिए उसको। तो ये कोई भी कंट्री, जिस कंपनी, मान लो कोई कंपनी है किसी देश की, तो कंट्री इस पे रिक्वेस्ट करता है WHO से कि हमें भाई साहब इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में इस हमारी वैक्सीन को डाल दीजिए, क्योंकि ये क्या है, अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है कि लोग इस बीमारी से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं और उन्हें वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जब लार्ज नंबर पे पीपल अफेक्टेड होते हैं तो जब यूजुअली डालते हैं ऐसी पिटीशन WHO के पास। तो टू बी एलिजिबल फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट, मतलब एलिजिबल होने के लिए किसी को भी जब WHO देता है किसी भी वैक्सीन को या दवाई को, मेडिसिन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में डालता है, मतलब इमरजेंसी यूज के लिए आपातकालीन समय में यूज कर सकते हैं किसी दवाई या वैक्सीन को, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि जो कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, बीमारी है, ऐसी होनी चाहिए कि उससे थ्रेट बहुत ज़्यादा खतरा है, और या फिर उससे पोटेंशियल है उस बीमारी का कि वो आउटब्रेक हो सकता है। आउटब्रेक का मतलब होता है अचानक से बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं बीमारी के, जैसे कोविड-19 है भाई साहब, कोविड-19 बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए, आउटब्रेक है। या फिर कोई एपिडेमिक हो। एपिडेमिक का मतलब होता है जब कोई बीमारी पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में या बहुत सारे एरिया में वो फैल गई है। और या फिर कोई पेंडेमिक हो। पेंडेमिक का मतलब होता है जब कोई बीमारी पूरे ग्लोबल लेवल पे फैल गई है, जैसे कोविड-19 क्या हो गई, पेंडेमिक, सभी कंट्री को अफेक्ट किया लगभग। और एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक होती है जब कोई बीमारी किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर कम्युनिटी में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में निर्धारित हो कि वहीं पे है वो बीमारी, एंडेमिक, पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हो, तो वो होती है एंडेमिक। तो जब कोई ऐसी बीमारी हो, पेंडेमिक, एपिडेमिक, आउटब्रेक का पोटेंशियल हो, तब क्या है, उसे कंसीडर किया जाता है WHO के द्वारा कि उसे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में डाला जाए या नहीं डाला जाए। तो तब उसे डाला जाता है, तो अगर वो अफेक्ट करती है तो। और क्या है दूसरा क्राइटेरिया है कि जब कोई प्रोडक्ट, मान लो कोई बीमारी आई जैसे कोविड-19 की, और इसके लिए कोई एग्जिस्टिंग ना तो दवाई है ना वैक्सीन है, तो तब भी ना कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही नहीं है उस बीमारी को ठीक करने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए या उससे बचने के लिए, तब उस टाइम पे वैक्सीन या मेडिसिन को इमरजेंसी यूज के लिए WHO परमिशन देता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है, जब मान लो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है और वो पूरे रूल्स वगैरह के साथ कंप्लाई करती है कंपनी, या कोई करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यूज करती है, तो उस केस में मेडिसिन और वैक्सीन को, उस केस में जब वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करती है, तो उस केस में WHO उसे दे देता है, जब अगर कोई बीमारी पे काबू नहीं पाया जा रहा है। तो एप्लीकेंट जो भी होता है वो क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करता है। एप्लीकेंट का मतलब जो एप्लीकेशन डाल रहा है WHO के पास इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन लेने के लिए, तो जब वो क्या है, डेवलप करता है प्रोडक्ट को और वेरिफिकेशन करता है प्रोडक्ट का, और इनविट्रो डायग्नोस्टिक के थ्रू, इनविट्रो डायग्नोस्टिक का मतलब लैब वगैरह में डायग्नोस्टिक करता है, जांच करता है उसकी टेस्ट ट्यूब के जरिए कि हाँ ये वैक्सीन या मेडिसिन सही है नहीं है, तो तब उसे WHO उसे मतलब WHO में जाके अप्लाई करता है, फिर WHO उसे देखता है कि हाँ इमरजेंसी यूज के लिए उसे देना है लाइसेंस या नहीं देना है। तो ये सारा प्रोसीजर है। नेक्स्ट है अपना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मेडिएशन कराने के लिए, कंप्रोमाइज़ कराने के लिए कोर्ट के तरह का काम करता है। ये अभी न्यूज़ में इसलिए आया, देखो एक कंपनी है कार्न एनर्जी, ये ब्रिटेन की एक कंपनी है। एक कंपनी पे क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बनाया लगभग 2012 में। तो इसमें क्या है, 2012 से मतलब इस पे केस चल रहा है। 2012 से पहले इसके मतलब जो भी इसने कमाया वगैरह कुछ भी कमाया है उस पर टैक्स लगेगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि मान लो अभी आपने कोई भी टैक्स भरना है, कोई भी टैक्स बन रहा है, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कोई भी टैक्स भरना है तो आप टैक्स भरोगे जो अभी कानून है हमारे देश में उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपसे टैक्स, मान लो 2021 चल रहा है और गवर्नमेंट ने मान लो 2023 में एक कानून बनाया, और ये कानून बनाया कि आप क्या है कि अब टैक्स कर दिया, मान लो किसी भी कंपनी पे कोई भी कमा रही है उसके प्रॉफिट पे टैक्स बढ़ा दिया 50%, और 2021 में था 20%, मान लो 20% टैक्स था। किसी पे भी इनकम टैक्स पे, कॉर्पोरेशन टैक्स कुछ भी था, ये मान लो कोई भी टैक्स मान लो आप। तो अब 2023 में जब 50% कर दिया तो इसका मतलब ये होता है 2023 में वो इससे आगे से जो भी कंपनी होगी इतना टैक्स देगी।
लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया कि जब कानून बनाया उससे पहले रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पास्ट डेट से, पिछली डेट से उस पर ये कानून लागू होगा, यानी कि पिछले टाइम से टैक्स देना पड़ेगा अगर इस कंपनी ने टैक्स नहीं दिया। तो इस पर लगभग 10,000 करोड़ का टैक्स लगाया था वो इस पर कि इसे देना पड़ेगा। तो इसने भाई साहब क्या किया, इंडिया के खिलाफ ये चला गया इस कोर्ट में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया तो इस कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया कि इंडिया का जो है टैक्स मांगना वो गलत है, क्योंकि टैक्स उस जो ले रही है इंडिया उस टाइम पे ये कानून नहीं था, तो ये टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लग सकता। इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में एक ट्रीटी हो रखी है, संधि, जिसका नाम है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो रखी है, उसके हिसाब से कार्न जो एनर्जी ब्रिटेन की कंपनी है वो टैक्स नहीं देगी, और जो इसको प्रॉब्लम हुई है तो इंडिया को इसको फाइन देगा। इंडिया को फाइन लगा दिया, लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का फाइन लगा दिया इतने का, तो ये फाइन भी देगा इंडिया। तो ये इसके पक्ष में दिया। और अभी इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। तो पेरिस में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो फ्रीज कर दी, फ्रीज का मतलब जब्त कर ली एक तरह से, और कार्न एनर्जी ने जब्त कर ली। अब क्योंकि फ्रांस में जो पेरिस में कोर्ट है, कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया किसके पक्ष में, कार्न एनर्जी के पक्ष में, जो कार्न एनर्जी कंपनी है उसके पक्ष में, उसके पक्ष में सुनाया, उसके फेवर में। तो इंडियन गवर्नमेंट की जो पेरिस में जो प्रॉपर्टी वगैरह वो फ्रीज कर ली, इसलिए ये न्यूज़ में आया। अब हमारे लिए ज़रूरी है, केस तो आपने जान लिया, ज़रूरी है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, कब बना था। ये बना था 1899 में, मतलब 1899 में एस्टेब्लिश हुआ, सेटअप किया गया। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड, आपको पता है यूरोप में एक कंट्री है, उसकी राजधानी है कैपिटल हेग, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, अंतर सरकारी संस्था, जिसमें क्या है, ये किसी भी डिस्प्यूट को सुलझाती है, किसी भी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो, विवाद हो, उसको सुलझाती है। और आर्बिट्रेशन का काम करती है, मतलब सुलझाना, सुलझाना जो कंप्रोमाइज़ कराना, सुलह कराना दो पार्टीज के बीच में। और जो भी ये डिसीजन देती है, इसके डिसीजन जो अवार्ड बोला जाता है उनको अवार्ड, डिसीजन को बोला जाता है अवार्ड। और ये अवार्ड बाइंडिंग होते हैं, जो भी पार्टी होती है डिस्प्यूट की, मतलब जो भी, जैसे इंडिया के खिलाफ अभी डिसीजन दिया तो इंडिया मानेगी, बाध्यकारी होगा इंडिया पे, उसे बिना किसी डिले के, बिना किसी मतलब विलंब किए हुए, डिले किए हुए उसको डिसीजन को मानना पड़ता है। और इंडिया इसका मेंबर है, ये भी याद रखना है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का 1950 से मेंबर है इसका, 1950 में मेंबर बन गया था, रेटिफाई कर दिया था इसके लॉ को, मतलब इसके जो ट्रीटी एग्रीमेंट वगैरह था। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है व्हाट्सअप प्राइवेसी पॉलिसी ऑन होल्ड टिल लॉ इज फ्रेम्ड। व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप कंपनी आपको सबको पता है, सबके मोबाइल में होगा, वैसा कोई आदमी आज के ज़माने में नहीं होगा ऐसा जिसके मोबाइल में व्हाट्सअप ना हो, मेरे अलावा, मेरे फ़ोन में नहीं है सिर्फ। तो व्हाट्सअप आप सब जानते हो, इसने कहा है, इसने एक प्राइवेसी पॉलिसी लाने वाला था। ये प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये है कि प्राइवेसी पॉलिसी थी जिसके कुछ लॉ थे, किसके मतलब कुछ गाइडलाइंस थी व्हाट्सअप की, अभी भी हैं, ये लागू करना चाहता है इंडिया में। मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं, इसकी रूल्स हैं कि इसके थ्रू क्या है, वो अगर आपने वो गाइडलाइंस एक्सेप्ट कर ली, जब भी मान लो आप व्हाट्सअप खोलते हो तो इसके व्हाट्सअप खोलने के बाद एक मैसेज आता है आपको, मैसेज आता है कि आपको एक्सेप्ट करना है वो या डिक्लाइन करना है, मतलब स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। तो अगर आपने एक्सेप्ट के पे क्लिक कर दिया तो फिर वो बाद में आएगा ही नहीं मैसेज, फिर अगर जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया, जब भी व्हाट्सअप खोलोगे आप तो ये मैसेज आता रहेगा, आप तब भी खोलोगे पहली बार व्हाट्सअप। तो ये क्या है, कुछ गाइडलाइंस ऐसी है कि आपके डेटा को वो किसी कंपनी को बेच सकती हैं, किसी कंपनी को बेच सकती हैं, या किसी और कंपनी के लिए, अपनी एडवाइजरी कंपनी है इसकी, मतलब दूसरी कोई सब्सिडायरी कंपनी है, कुछ दूसरी पार्टनर कंपनी है, जैसे व्हाट्सअप की फेसबुक कंपनी भी व्हाट्सअप की, क्योंकि फेसबुक ने ही व्हाट्सअप को खरीद लिया था बाद में, तो ये इसका फेसबुक के लिए डेटा यूज कर सकता है। तो ये पॉलिसी थी, हमने कई बार पढ़ा है व्हाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी को 3 बार। एक तो आप 23 मार्च का लेक्चर है करंट अफेयर का, उसमें जाके देख सकते हो, 24 अप्रैल का है उसमें भी डिस्कस किया है, एक 24 मई का है, तो हमने 3 बार इसको डिस्कस किया है लगभग, तो इसमें आप जाके देख सकते हो। अभी हम ये डिसाइड करेंगे कि ये अभी न्यूज़ में क्यों है। व्हाट्सअप ने कहा है कि हम भाई साहब दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, दिल्ली हाई कोर्ट को, कि हम अपनी पॉलिसी को अभी लागू नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक कि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हो जाएगा। ये डेटा प्रोटेक्शन एक बिल है
जो पेश किया गया है और ये पास होना अभी बाकी है, कानून बनना बाकी है, कि जब तक ये कानून नहीं बन जाएगा तब तक हम पॉलिसी को नहीं करेंगे लागू। इशू क्या है? इशू यही है कि कोर्ट में ये व्हाट्सअप के खिलाफ जजमेंट दिया था कोर्ट ने, कि इसलिए दिया था क्योंकि इस एक सिंगल जज ने जजमेंट दिया था कि उसने कहा था कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये इस पे जांच कर रही थी व्हाट्सएप की पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी है क्या। तो व्हाट्सएप ने केस किया कोर्ट में कि उसने कहा कि इस कमीशन को रोका जाए, हमारी जांच ना करे। लेकिन सिंगल जज का जजमेंट आया, ये इसने बोला कि भाई साहब जांच तो होगी आपकी पॉलिसी के खिलाफ। तो इसलिए ये फिर गए, फिर मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया, 2-3 बेंच के, मतलब 2-3 जज की बेंच के पास। और फिर उसके बाद अभी ये इसने कहा, मतलब हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने खुद ही बोल दिया कि ठीक है, हम अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हो जाता, कि तब तक नहीं लागू करेंगे। तो हमारी जो जांच पॉलिसी है, इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, इसकी जांच ना की जाए, इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को रोको। तो इसलिए खुद ही बोला व्हाट्सएप ने। अब ये बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है, व्हाट्सएप की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी यूजर्स के द्वारा ग्लोबली और इंडिया में भी। क्यों? क्योंकि ये डेटा को शेयर करने वाला था अपनी जो पेरेंट कंपनी थी फेसबुक। किसी भी आपका जो डेटा है, क्या क्या आप, मतलब कौन सी साइट पे आप विजिट करते हो, कौन सी ज़्यादा आप वीडियो पसंद करते हो देखना, कौन से मैसेजेस पढ़ना पसंद करते हो, कौन सी साइट आप विजिट करते हो, गूगल पे सबसे ज़्यादा आप कौन सी साइट देखते हो, कैसी साइट देखते हो, वो आपको रेफ़र करेगा फेसबुक को। और इससे फ़ायदा क्या होगा? जो लोग, देखो अक्सर क्या होता है, व्हाट्सअप जो यूज़ करते हैं, फेसबुक भी करते हैं, बहुत लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। और जो फेसबुक यूज़ करते हैं, अगर व्हाट्सअप ये डेटा देगा फेसबुक को, तो फेसबुक को पता लग जाएगा, क्योंकि उस बंदे का अकाउंट फेसबुक पे भी है, उस फेसबुक को पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा क्या चीज़ पसंद करता है। तो इसी तरह के उसे फेसबुक में मैसेज दिखाई देंगे, जो पोस्ट आती है ना, पोस्ट फेसबुक में, उसी तरह की पोस्ट, मैसेजेस, चैनल या फेसबुक पेज दिखाई देंगे उसके। ऐसी ऐड आएंगी, एडवर्टाइजमेंट आएंगी। मान लो कोई गूगल पे सर्च करता है, जीन्स सर्च करता है या मोबाइल सर्च करता है किसी कंपनी का, तो फेसबुक उसी मोबाइल वगैरह कंपनी की ऐड दिखाने लगेगा, उसे प्रमोट करेगा। समझ गए हो? तो फेसबुक तो ऐसे ही पैसा कमाता है। जितना ज़्यादा आप फेसबुक पे एक्टिव रहोगे पैसा कमाओगे, जितना ज़्यादा आप व्हाट्सअप यूज करोगे 1-1.5 घंटे, उतने ज़्यादा पैसा कमाएगा व्हाट्सअप। तो ऐसे ही कमाते हैं ये तो ये जितने ज़्यादा आपके मतलब की ऐड दिखाएगा, यानी कि उतने ज़्यादा देर तक आप फेसबुक यूज करोगे, तो फेसबुक पैसा कमाता रहेगा। समझ गए? और फेसबुक को उससे भी पैसा मिलेगा जिस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, विज्ञापन दे रहा है। तो ये आई थी पॉलिसी किसकी? व्हाट्सअप की। अब व्हाट्सअप इसमें क्या करता है? मैसेज वगैरह को मेंटेन करता है। व्हाट्सअप का कहना ये है कि देखो, व्हाट्सअप का कहना ये है कि हम कोई मैसेज को नहीं इनक्रिप्ट करते, यानी कि जो व्हाट्सअप पे आप जो मैसेज भेजते हो ना अपने फ्रेंड वगैरह को, किसी को भी, वो मैसेज वगैरह नहीं देखेगा ना फेसबुक पे ना व्हाट्सअप पे। ये सब प्राइवेट मैसेज होते हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। कहने का मतलब, एंड टू एंड का मतलब है ए आदमी ने बी आदमी को भेजा मैसेज, तो बीच में कोई पता नहीं लगा पाएगा। मैसेज ऐसी फॉर्म में जाएगा, जैसे आपने लिखा मुझे कल मिलो, मुझे कल मिलो, तो आपने भेजा है तो आपके मोबाइल में ही रहेगा एंड टू एंड। और आपके व्हाट्सअप फेसबुक से यहाँ तक जब बीच में जो ये जा रहा है, सिग्नल जा रहा है ना, मैसेज जा रहा है, मैसेज जा रहा है आपके मोबाइल में जाएगा। मोबाइल में जाने तक ये जो मैसेज है ये इनक्रिप्टेड रहता है, यानी कि फॉर्म में रहता है, ABCDE ऐसे कुछ फॉर्म में रहता है, ये फॉर्म में रहता है, जैसे किसी में ऐसी फॉर्म में रहता है कुछ, मतलब आप क्या है उसे पढ़ नहीं सकते, ऐसी फॉर्म में रहता है। तो जब बी के फ़ोन में जाएगा तब वो लिख जाएगा ऑटोमेटिकली मुझे कल मिलना। समझ गए? ऐसा ये काम करता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी पे। व्हाट्सअप का कहना ये है कि आपकी कोई भी प्राइवेट मैसेजिंग, कोई भी इससे कोई लीक नहीं होंगे, आपकी ये प्राइवेसी वायलेट नहीं होगी। अब ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है ये जानना जरूरी है। ये बिल क्या है? ये रेगुलेट करता है कि इंडिविजुअल डेटा का जो यूज करती है गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी, वो कैसे यूज करे, कैसे प्रयोग करे। जो भी एंटिटीज है वो मेंटेन करके रखेगी सिक्योरिटी सेफगार्ड, ताकि जो पर्सनल डेटा है किसी भी आदमी का उसे प्रोटेक्ट करके रख सके और एक ट्रांसपेरेंसी आए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो किसी भी गवर्नमेंट की डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भी प्राइवेट कंपनी की। ये बिल ढूंढता है कि कोई यूजर है उसके पास राइट होगा, अधिकार होगा कि अपने पर्सनल डेटा को वो कैसे बजाए और कैसे यूज किया जाए, कैसे एक्सरसाइज करे, इस राइट को सब अधिकार देता है ये बिल। जब ये बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो ये सारे अधिकार मिलेंगे।
और ये बिल एक अथॉरिटी क्रिएट करता है। जब पास हो जाएगा तो एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल रेगुलेटर, एक अथॉरिटी क्रिएट होगी जिसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये प्रोटेक्ट करेगी जो भी पर्सनल डेटा वगैरह है, उसके लिए रेगुलेट करेगी, रूल वगैरह बनाएगी या फिर मॉनिटर करेगी। और जो भी कंपनी या कोई है प्राइवेट मतलब इस प्रोटेक्शन जो मतलब इस डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा, एक्ट बन जाएगा, तो इसको लागू कर रही है नहीं कर रही है, ये सब कुछ देखेगी ये अथॉरिटी, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये बिल कब लाया गया था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल? ये बिल लाया गया था अगस्त 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2017 में कि प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। उससे पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था, राइट टू प्राइवेसी। अब जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है अंडर द आर्टिकल 21। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 है। ये प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है। तो अगर मान लो आपकी प्राइवेसी कोई उल्लंघन करता है, वायलेट करता है, अब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो। देखो जो नॉर्मल केस होते हैं आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जाते हो, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का विरुद्ध होता है, मतलब वायलेशन होता है, उसका मतलब उल्लंघन होता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में भी। आपके पास चॉइस है, आप हाई कोर्ट में जाना चाहो या सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। अब ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्राइवेसी है पर्सनल डेटा की और फैक्ट्स की, ये राइट टू प्राइवेसी का ही असेंशियल पार्ट है, तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और जुलाई 2017 में एक कमेटी बैठी थी जिसको चेयर किया था, मतलब अध्यक्ष थे BN श्रीकृष्णा। इसने रिपोर्ट दी थी कि डेटा प्रोटेक्शन को कैसे बचाया जाए और एक बिल का ड्राफ्ट तैयार करके दिया था। ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पेश किया था, मतलब गवर्नमेंट ने, उसका ड्राफ्ट इसी कमेटी ने पेश किया था, प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट को। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 जब गवर्नमेंट ने पेश किया था, उससे पहले इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। और ये ड्राफ्ट जो दिया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जुलाई 2018 में। तो यही था इसके बारे में, और आज के टॉपिक भी इतने ही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है अपना पहला, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक। वेटिंग का मतलब समझते हो आप, भिगोना, और ड्राई का मतलब सुखाना। अल्टरनेट का मतलब बारी बारी से, एक बार भिगोना एक बार सुखाना, एक बार भिगोना एक बार सुखाना। तो इसका मतलब क्या है, यही हो गया अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक जो है ये, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। यानी कि एक बार पानी देना, एक बार सूखा देना, सूखा रखना, किसमें, खेत में। खेत के अभी क्रॉप सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये बताना है ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो आपको दी गई है। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ये एक वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है, मतलब पानी को बचाने की एक टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से फार्मर इरिगेशन में जो पानी यूज होता है राइस फील्ड में, मतलब चावल की खेती में, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब पानी का यूज कम हो सकता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ डेज ऑफ नॉन फ्लडेड सॉइल बिटवीन इरिगेशन कैन नॉट बी मोर देन 2 to 3 डेज। मान लो जब पानी लगाना है, जो 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकते, कि उस 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि 2-3 दिन के पहले ही पानी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यील्ड इज रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। इसका एक नुकसान ये होता है कि जो यील्ड होती है, यील्ड का मतलब प्रोडक्टिविटी, कि पहले मान लो एक खेत में 1 टन हो रहा था तो उसकी यील्ड घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और अब 1 टन की बजाय वो आधा टन होगा या पौना टन होगा, मतलब 0.75 टन होगा उस खेत में अनाज या राइस। समझ गए हो? तो ये बताना है कौन सी सही स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा, पहला या 1-3 या ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। देखो तीसरा भाई साहब बिल्कुल गलत है और दूसरा भी बिल्कुल गलत है, ओनली 1 करेक्ट है, तो बी आंसर हो जाएगा। इसमें देखो भाई साहब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं लाते हैं, इसलिए तो नहीं लाते कि यील्ड घटेगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी। भाई साहब टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि किसान की प्रोडक्टिविटी घटे। ये तो आप स्टेटमेंट में ऐसी अपसेट स्टेटमेंट देके पूछता है यूपीएससी, तो देखते ही काट दिया करो ऐसी। तो काटने के बाद आपके कुछ ही स्टेटमेंट बच जाती हैं, जैसे इसमें काट दिया 3 तो बच गई 2। अब 2 स्टेटमेंट देखनी है हमें, ए बी में से कौन सा सही है। देखो दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें 1 से लेके और 10 दिन से ज़्यादा तक ज़रूरत नहीं होती पानी लगाने की, इरिगेशन की, तभी तो इसका नाम है अल्टरनेटिव वेटिंग और ड्राइंग, कि एक बार पानी देना एक बार फिर सूखा छोड़ना। तो इसलिए ये गलत दिया हुआ है, 2 to 3 डेज मोर नहीं है, 1 to 10 डेज मोर है, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा 1 ओनली। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिगार्डिंग, आपको करेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है।
पहली कह रही है कि यूएनजीए इज़ द ओनली डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। ये यूएन का आपको पता है यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं जिनमें से एक ये भी है। ऑर्गन बोलते हैं अंग को हिंदी में, तो ये ऑर्गन है रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन यूएन का, और ये केवल इकलौती पॉलिसी मेकिंग एजेंसी है जो पॉलिसी बनाती है, बाकी की कोई ऑर्गन पॉलिसी नहीं बनाता क्या। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि यूएनजीए रेस्पॉन्सिबल है कि वो जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको नियुक्ति कौन करेगा, यूएनजीए। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि ये ओनली यूएन ऑर्गन है जिसमें सारे मेंबर यूनाइटेड नेशन के इक्वली रिप्रेजेंटेड है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है समान इसमें यूएनजीए में सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर को। तो ये इकलौता यूएन ऑर्गन है क्या, ऐसा आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 1 2 2 ओनली 2 3 या 1 2 3। देखो पहला बिल्कुल गलत है क्योंकि पॉलिसी मेकिंग इकलौती बॉडी नहीं है ये, और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन का इकलौता ओनली लिखा है ना, ओनली डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग नहीं है ये, दूसरी भी है डेलिब्रेटिव में पॉलिसी मेकिंग है बॉडी, दूसरी ऑर्गन भी है। तो पहला गलत हो जाता है, लेकिन बाकी के 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता ही होगा इसके 10 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इनकी नॉन परमानेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता है, यूएनजीए, और ये सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर इक्वली रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसी बॉडी में है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपको बताना है जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, मतलब कुछ स्पेशल अधिकार, स्पेशल राइट मिलते हैं कुछ लोगों को, वो किस किस लोगों को मिलते हैं इसमें। सेकंड शेड्यूल आप सबको पता है 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सेकंड शेड्यूल में किस किस में मतलब किस किस को मिलते हैं ये अधिकार, ये बताना है आपको, अलाउंसेस वगैरह या आपके प्रिविलेजेस। यह आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा। जज सुप्रीम कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट के जज को मिलते हैं क्या, कैग को मिलते हैं क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एमपी उनको, स्टेट मिनिस्टर को, डेप्यूटी चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, जो विधान परिषद होती है किसी स्टेट में, 6 स्टेट में जो अब हमारे कंट्री में 6 स्टेट में है ये विधान परिषद, उनके जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं उनको भी मिलता है क्या। आपको बताना है इनमें से 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 1 2 5 या ऑल ऑफ दी अबव। भाई साहब देखो 1 को मिलता है, कैग को भी मिलता है, हाई कोर्ट के जज को मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं मिलता, स्टेट मिनिस्टर को नहीं मिलता, इसको मिलता है सेकंड शेड्यूल में, ये मेंशन है डेप्यूटी चेयरमैन। तो 1 2 5 किस में है, सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने सेकंड शेड्यूल पढ़ा होगा, किस किस को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब ये। इसमें किस किस को मिलता है ये देख लीजिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इमोल्यूमेंट स्पेशल राइट वगैरह मिलते हैं, गवर्नर को मिलते हैं, जो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा के, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, और ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर विधानसभा के भी, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को मिलता है इसमें, और कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सबको इनको अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको बताना है रिपब्लिक वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग बताना है क्या है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी इन द पीपल एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल। मतलब जो संप्रभुता है हमारे देश की सॉवरेंटी, वो किसी एक आदमी में नहीं रहेगी, सिंगल इंडिविजुअल में, मतलब सभी लोगों में वेस्टिंग है, सभी लोगों से आती है सॉवरेंटी। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या। सेकंड बोल रही है रिपब्लिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहेगा जिसे कुछ स्पेशल अधिकार दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा, इनका एब्सेंस रहेगा किसी भी प्रिविलेज क्लास का। तो आपको करेक्ट बताना कौन सा, 1 ओनली 2 ओनली या दोनों सही है दोनों गलत। दोनों के दोनों सही है, रिपब्लिक का दोनों के दोनों मतलब है, और एक मतलब होता है रिपब्लिक का कि जिस देश में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब हेड ऑफ द कंट्री है, हेड ऑफ द कंट्री हमारे देश में कौन है, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और हेड ऑफ द कंट्री कौन है, देश के हेड प्रेसिडेंट। तो जो भी हेड ऑफ द नेशन होता है, हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, पीपल वोट करते हैं भाई साहब एमपी एमएलए क्या, और ये वोट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट तो हो रहे हैं ना पीपल के द्वारा, तो इसलिए उसे बोलते हैं रिपब्लिक, जिसमें इलेक्शन होता हो हेड ऑफ द नेशन के लिए। लेकिन कुछ नॉन रिपब्लिक होते हैं जैसे
भाई साहब ब्रिटेन क्या है, नॉन रिपब्लिक है, रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पे महारानी होती है, उसके जो अगली होगी बेटी या उसके बहू वो महारानी बनेगी, तो उस एक ही परिवार से बन रहे हैं महारानी, समझ गए, तो वो नॉन रिपब्लिक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना आपको। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि हमारे संविधान में कौन सी, इसमें दिया गया हमारे संविधान में, ये बताना आपको। प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, लोकसभा का या राज्यसभा का, जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति वो उसके मेंबर नहीं रहेंगे, ये हमारा संविधान बोलता है। पार्लियामेंट में रहेगा प्रेसिडेंट और 2 हाउस, यानी पार्लियामेंट में कौन कौन रहेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बोल रहा है जो लीडर ऑफ हाउस का ऑफिस है और लीडर ऑफ अपोजिशन का ऑफिस है, ये भी हमारे संविधान में दिए हुए हैं। तो आपको बताना हमारे संविधान में कौन कौन सा दिया हुआ है, 1 ओनली, 1 2 1 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो तीसरा बिल्कुल नहीं दिया हुआ, 1 और 2 बिल्कुल सही है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ये दिया हुआ है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस, ये संविधान में नहीं दिया हुआ, ये पार्लियामेंट है जो उसके रूल्स में दिया हुआ है, रूल्स ऑफ द हाउस, हाउस के जो नियम है, लोकसभा राज्यसभा के नियम है उनमें दिया हुआ है। और जो एक एक्ट भी बना हुआ है कानून का, स्टैच्यूट है, स्टैच्यूट का मतलब लॉ है, कानून का लॉ बना हुआ है 1967 का लगभग, तब से लीडर ऑफ अपोजिशन का ये एक्ट में दिया हुआ था प्रोविजन, संविधान में नहीं है, कोई भी संविधान में नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे लेक्चर की समाप्ति की घोषणा।